आज का ये रंगारंग कार्यक्रम में उपस्थित सब गुरुजन और नागौर जिला का सब ऊर्जावान युवा प्रहलाद जी टाइम संचालन करे और देखता देखता मैंने अपना नागौर का एक बहुत ही ओजस्वी कवि कामदान जी कल्पित्री याद आएगी। और जब वह संचालन कर रही है इतनी देर हूँ मैं लगातार बाने याद करे हो और उन्हें धन्यवाद देव कि एक शानदार परंपरा जो कि नागौर में शुरू हुई राजस्थान की कविता की ये परंपरा ने आप चला दिया। लारे जगह युवा बैठा 1 मिनट 5 मिनट मस्ती होगी थोड़ी और मैं तो आज चाहूंगा कि मस्ती शुरुआत में हो जाती सुबह सुबह तो ठीक रहता हूँ आज लेट कर दी बातचीत बच्चा थोड़ी रोक दीजिए 5-1 मिनट बाद। युवा समाज का विषय हो और फिर खासा लोग बोलर गया है और मैं ये वास्ते ये कार्यक्रम में स्थगित करियो बाद में बोलने वास्ते कि पहले देखा तो सही युवा कर गए लिया है और नागौर जिला का खास युवा आया है अलग अलग जगहों वहां देखा तो समझ में आवे कि हिंदुस्तान में कहीं चल रही है क्योंकि नागौर जान का 700 जिला हिंदुस्तान बनाया करे एक जिला की युवा की गतिविधियां उठा बढ़ जाएगी हिंदुस्तान की दिशा में जाएगा। तो जो विषय हो कि 2047 में भारत कई स्थिति में पहुंचेगा तो इनको मैंने एक चीज समझ में आई है कि जगह युवा आनंद लेगा डांस को जगह सामने देखा खुश है अगर युवा लोगों के जीवन में इन तरीके का आनंद हर क्षेत्र में हो जाए पढ़ाई में भी इन तरीके का आनंद शुरू हो जाए लेबोरेटरी में भी आनंद शुरू हो जाए लाइब्रेरी में आनंद शुरू हो जाए तो भारत 2047 में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सके। जिन देश में 65% युवा है और भाई युवा अगर आनंद भरियोड़ा नहीं है ऊर्जा भरियोड़ा नहीं है खुश नहीं है और वहां रोजगार नहीं है तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज चीज आपने स्वीकार करनी पड़ी लेकिन 1947 के बाद में जिस तरीके आप भारत को संचालन कर रही हैं मैं धीरे धीरे आप युवा की ऊर्जा ने खत्म कर रही हैं युवा ने निराशा कर रही है बातचीत युवा निराशा भर रही है और इनको कारण युवा नहीं है युवा में तो खूब एनर्जी है आप देखिए एनर्जी है अब थोड़ी देर स्टेज माते कितनी एनर्जी है कितनी सकारात्मकता है कितनी रचनात्मकता है लेकिन वो समाज और सरकार भी सही ढंग काम में नहीं ले पा रही है इन कारणों धीरे धीरे युवा निराश हो रही है और जगह युवा मोबाइल में घुस है इनको दोष नहीं है ना ये मोबाइल को दोष है नहीं व्हाट्सएप को फेसबुक को दोष है एक बेचैनी है खूब सारी और बेचैनी मिटाने वास्ते वो भी में घुस रही है और आई बेचैनी अगर डांस कर पाऊँ आई बेचैनी अगर साहित्य पढ़ पाऊँ आई बेचैनी अगर लाइब्रेरी जाऊँ आई बेचैनी अगर खेल कूद हूँ खत्म हो जाए तो युवा मोबाइल के दिन जाके ही बोले लेकिन अपन व्यवस्था नहीं। और मैं आज की प्रोग्राम ने देखे कल्चरल प्रोग्राम ने तो याद करो हमारे टाइम की कॉलेज की स्थिति इंटर कॉलेज कंपटीशन कल्चरल प्रोग्राम होता एक दांसू कितना दिन चलता और सोलो डांस प्रोग्राम और सोलो सॉन्ग प्रोग्राम फलानी लिम्बाहेड़ा की कॉलेज नागौर की कॉलेज बाड़मेर की कॉलेज इस तरीके का कल्चरल कंपटीशन होता बहुत जोरदार होता और इंटर कॉलेज को जो टूर्नामेंट होता वॉलीबॉल का कबड्डी का देखने लायक होता और वॉलीबॉल का स्टेट लेवल का चैंपियनशिप जो की होती गजब की और माने याद है मैं छोटा बेटे में साइकिल ले जाऊँ था और साइकिल खड़ी कर दिखी तो बोले वॉलीबॉल साइकिल खड़ी कर साइकिल की लाग सीट में खड़ा और देखता यार वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रही तो बड़ी गंभीर बात ही जो कि रखी है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम 2037 में भारत की जगह पहुंचेगा तो भारत
अगर आपका युवा लोगों ने संभाल रख ले तो 2047 में स्थिति अच्छी आवेला, और अगर युवा लोगों ने संभाल नहीं रख सके स्थिति बहुत ही खराब होने वाली। 1947 में और 49 में अमेरिका और आपा लगभग सारे सफर शुरू करियो, वहां और आपा सफर साथ ही शुरू करियो। लेकिन आपने केवल एक छोटी सी तुलना बताऊं कि 1947 में $1 में 5 रुपया होता, $1 में 5 रुपया होता, आज $1 में 83 रुपया है। वो देश की तो आगे बढ़ गयो, आप खड़ा क्यों अंदाज लगा सका। और 1949 में चीन आपको सफर शुरू करियो, गरीब देश हो, और आज चीन की जगह पहुंच गए। वे लोगों के बीच में कंपटीशन है, आज भी के बीच में जबरदस्त कंपटीशन है। आप पाकिस्तान कंपटीशन कर रही हैं, कहीं बांग्लादेश में कंपटीशन कर रही हैं, आपको लेवल कितना नीचे। लाल लगना ओलंपिक में अमेरिका में ओलंपिक का मेडल कम आना शुरू हो गया है। पहले कहीं ओलंपिक मेडल का मतलब फर्स्ट अमेरिका, दूसरा में रूस, वहां की लड़ाई चलती। चीन आपको प्लान बनाया और 20 साल का मैंने चीन टॉप पर जाऊंगा। अमेरिका में लोग विचार करिए, और अमेरिका तो हर चीज में टॉप है, साइंस में टॉप, पैसा में टॉप, खेल में टॉप। अमेरिका लारे की कर रही है। मैं राजस्थानी बोलूं, प्रॉब्लम तो मजा आ रही है साहब। आगे सोच लो बटी कंप्यूटर कई बार लोग हिंदी में बात बोले तो ज्यादा इंप्रेशन भाषा में तो एक मस्त आपने छोटी बात बता दूं बड़ो, लेकिन अनर्थ नहीं होना चाहिए। मैं जिसकी बातें कह रही हूँ भाई इकोनॉमिक्स में जुड़ी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जुड़ी है, वहां को अनर्थ नहीं होती है। तो एक साउथ इंडिया को परिवार हो और वो कोई मारवाड़ी के घर मेहमान गए, और आप मारवाड़ी लोग बहुत मेहमान की जबरदस्त मनवार करेगा। वहां पे आया मैं खाना लगभग खत्म कर चुकी यार, और मारवाड़ी परिवार की थोड़ा और लेना पड़ी, थोड़ा और लेना पड़ी। वो तो नहीं 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 बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो थोड़ा और लेना पड़ी। शर्म मत करो, अपना ही घर है, शर्म मत करो, अपना ही घर है। खूब जिमाया तगड़ा। अब हफ्ता भर बाद में साउथ इंडियन की होगा, आप ही बुलाओ मारवाड़ियन मेहमान, वे भी परिवार ने बुलाई, और वे मैंने खाना परोस दियो, वे जिम लियो, वे जने मनवार करिए, आप ही मनवार करा। लेकिन थोड़ा और लेना पड़ेगा। मारवाड़ी तो नहीं साहब, पेट भरी तो नहीं चीज है, क्या नहीं थोड़ा और लेना पड़ेगा, शर्म तो आपको वैसे भी नहीं है। मारवाड़ी में पड़ोसों में बेटे हम बड़ा सावधानी रखना पड़ेगा यार, कोई अर्थ को अनर्थ नहीं होती। तो अमेरिका चीन समझता था, कोई दूसरी चीज में समझ लो। तो अमेरिका और चीन आगे पहुंचना जब कंपटीशन ही हो, तो अमेरिका में मैंने विचार चालियो, अमेरिका में विचार चलियो कि यार चीन वाला इतना आगे गया, पर कारण कहीं तो वे जगह थिंकर्स है वहां की बैठक हुई, और वे कि यार ओलंपिक में चीन आप आगे क्यों जा रही हो। तो आज ध्यान पड़ियो कि कॉलेज को कैंपस है, जगह में एक्टिविटी कम होगी। वे लोग अपना जगह प्रिंसिपल्स है, जगह यूनिवर्सिटी का चांसलर है, वहां बुलाया, और वहां किया कोई थाने टारगेट है ओलंपिक में अमेरिका पहला नंबर आना चाहिए। और वहां लोग आपके माथे लियो, ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि युवा हमारे पास है, ये हमारी जिम्मेदारी, ओलंपिक मेडल हम जीत के लाएंगे। और उन्होंने अपने इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन को बहुत टफ किया, और जिनको परिणाम निकलियो कि अगला ओलंपिक में 5 अमेरिका चाइना आगे की करो, और कैंपस सीटें आप सही ढंग से संभाल ले। तो आप दुनिया की कोई भी ताकत है भी लार छोड़ने की क्षमता रखा। लेकिन दुर्भाग्य है कि धीरे धीरे जिन देश में विकास होना चाहिए, इन देश में विनाश हो रही हो, नीचे जा रही हो। मन ध्यान है, मैं 11वीं 12वीं पढ़ता बेटे, लेबोरेटरी प्रयोगशाला इतनी सक्रिय है, दिन भर मासी से हम गाल बोलता, केमिस्ट्री में कहीं पे बैठ का लाइला चीरता, बायोलॉजी में खूब मेहनत करता, प्रैक्टिकल बंद। 11वीं 12वीं मैंने बच्चों की नहीं समझ, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। कॉलेज में क्लास लगभग शून्य, लाइब्रेरी बिल्कुल बंद। जिस देश की लेबोरेटरी लाइब्रेरी बंद हो जाए, फिर देश में आप सोचेंगे वो देश प्रोग्रेस कर सके, बहुत मुश्किल है। और इस देश में कलंक पैदा हुई, और कलंक बेरोजगारी नाम को। कोई आदमी पढ़ने के बाद में बेरोजगार की कर रह सके। अगर आप कोई चीज सीख ली फिर बात बेरोजगार की कर रह सको, आप भी बड़ी सोचने की बात। फिर मतलब या तो आप को सिखा रहे हैं वो तरीको ठीक नहीं है, या जो आप चीज सीख रही है वह काम की नहीं है। इन देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल ही पुरानी तरह की है, शिक्षा पद्धति ने बदलनी पड़ी, और ये बेरोजगारी का कलम ने मिटाने वास्ते सब किताबें चेंज करनी पड़ी। ये किताबें की काम की नहीं, आ था के पढ़ी हिस्ट्री, आ था के पढ़ी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य, आगे जा कहीं काम आ रही हो लाइफ में। लेकिन वो बहुत बड़ा काम है, छोटो काम नहीं है। इस जगह पॉलिटिकल लीडर्स घूम रही है, बस का सौदा बनी तो राम राम सा कर सके, राम राम सा कर सके, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट काम है।
और काम करना पड़ी और जितना काम हो जाए मन को मन कोई काम की जरूरत को नहीं, मैं खुद काम पैदा कर लूं। वो कॉन्फिडेंस जिस दिन आप पैदा करा विद इन 2047 में वह स्थिति आई। अबार में 2047 की तारीख आगे ही वहां से दे दी, कबार तो नहीं हो कोई तारीख लंबी दे दो 2047 से लगभग तो निवड़ गया है कोई 2047 तक लगभग पूरा हो जाए। जगह क्वेश्चन पूछेगा अभी तक आपने क्या किया, अगले 47 तक करा तो लगभग जाता रही सवाल करने वाला। खानदानी कल्पित की आपने बात की, हमारा पूरा आदर्श और बाकी कविता में सुनो, बहुत सुनो और बहुत प्रेरक। और भगत सिंह माते बाकी जी की कविता है बात कभी फुर्सत मिले पेड़ा जी के मुंडो सुनो। आजादी का रुखवाड़ा सूता मत रीजो रे, आवेला कई बोर्ड मार्ग पर बेताई रीजो रे। तो भगत सिंह ने याद करने वास्ते सिर्फ 2 लाइन क्यों बोला मैं? आपने जितनी उम्र ही कोई ज्यादा उम्र थोड़ी, भगत सिंह कोई 80 साल का थोड़ी है। 17 साल काम शुरू करियो, 23 साल में काम पूरा हो गयो, पर समझ में आएगी गणित पूरी। और जो युवा बने ना बड़ो क्रिएटिव या करे, एडी चीजें समझ में आवे जो कि बूढ़ो या बाद में नहीं आएगा। भगत सिंह ना समझ में आएगी को जो टंटो चल रही है, अंग्रेज चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। भगत सिंह के काम जम नहीं रही हो। भगत सिंह के दिमाग में बात आई, भगत सिंह की जब तक इस देश में मानव का शोषण करता रहेगा तब तक उस आजादी का कोई मतलब नहीं है। चाहे अंग्रेज राज करो, चाहे बाद में फ्रांस का लोग राज करो या हमारे देश के लोग राज करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक शोषण जारी रहेगा इस देश में तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। और आप गांव शुरू करो, हर आदमी जो आपको हर मोड़ में मिलता है सरकार में, वो आपका शोषण किसी न किसी तरीके से करता है। तो भगत सिंह का वो सपना अभी भी अधूरा है। आप लोगों को भगत सिंह को ढंग से पढ़ना चाहिए। खाली भगत सिंह जिंदाबाद करने से काम नहीं चलेगा, आपको उसकी फिलोसफी पढ़नी पड़ेगी। 17 साल के युवा ने 23 साल तक क्या फिलोसफी, क्रांति आनी चाहिए, वो क्रांति अभी तक आई नहीं। और वो क्रांति जब तक नहीं आएगी जब तक हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं बनेगा। तो मैं भगत सिंह वाला नारा चाहता हूं, एक बार आप बोलो तो आपके अंदर खून के अंदर कुछ ना कुछ गर्माहट आए। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। 2-4 टिप्स आपको दे रहा हूं जो आप युवा हो आपको समझ में आना चाहिए। पहली टिप तो ये पीछे बातें मत करो भाई, सुनो। ये हाथ रख के बात, ये आप हाथ रख के बात करते हो, इसका मतलब है कि मैं सामने देख रहा हूं, ध्यान तो मेरा है नहीं लेकिन नजर सामने है। क्लास में आप जैसे टीचर को कई बार चुकाने की कोशिश करते, मनोविज्ञान में होता है ना, जब आप सामने देख रहे हो अब मन लग नहीं रहा है, बोरिंग क्लास है, बोरिंग लेक्चर है, इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। ये अभी जब डांस चल रहा था जैसे हाथ नहीं था तब यूं था है ना, तब ये हाथ नहीं था। एनीवे, तो आपको 2-3 चीजें बताने के लिए आया था मैं। पहली बात तो पर्सनैलिटी, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व शॉर्ट में सबमिट करूंगा। व्यक्तित्व का मतलब है आपका जो ये ढांचा है, शरीर शारीरिक, ये ढांचा नहीं है। व्यक्तित्व का मतलब है कि आप ऐसे रहो चाहे इंटरेस्टिंग हो, आप बैठे हो एकदम से, आप एडजस्ट कर रहे हो। आप बाजार में जा रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो। आप परीक्षा के हॉल में हो, वहां अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, घबराते नहीं हो। अच्छी स्थिति है घबराते नहीं हो, बुरी स्थिति है घबराते नहीं हो। ऐसा बन जाए कोई व्यक्ति तब बोलते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो गया है। वरना खाने से, पीने से, शरीर बढ़ने से, उम्र बढ़ने से व्यक्तित्व नहीं बनता। आपका व्यक्तित्व बनना चाहिए और उस व्यक्तित्व के लिए आपको कुछ सीखना चाहिए ढंग से। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं उनको ठीक से सीखना चाहिए, उसको बोझ नहीं मानना चाहिए और उसमें आनंद आना चाहिए। और आनंद आएगा आपके अंदर से। जैसे ये डांस कर रहे थे, इनके अंदर से आनंद आ रहा था। और मुझे एक स्टूडेंट था, मैं क्यों बैठा इतनी देर तक, मैं भी भाषण देके खिसक लेता, लेकिन मैं इसलिए बैठा, आई वॉन्टेड टू एंजॉय दिस प्रोग्राम, पूरा आपको समझना चाह रहा था। और मैंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की है, आप ही की चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं। एक स्टूडेंट था जो यहाँ पे बोलने आया था संवाद में, एनसीसी वाला, कौन बोला था? हाँ, खड़ा ये यहाँ से बोलने आया था, अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उस समय थोड़ा टाइट था, थोड़ा इसको बोलने में जोर आ रहा था, लेकिन बाद में डांस करने आया था, नहीं आया था। इसके जैसा ही एक लड़का डांस करने आया था, वो भैरू जी वाले पे। इतना इजी फील करना था भैरू जी के डांस में।
जब आप जिंदगी में इतना इजी फील कर जाएं जितने बेरुजी के डांस में कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सही दिशा में चल गई। घबराहट से बाहर निकलें, समझने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। और आखिरी चीज, वैज्ञानिक सोच का विकास करें माइंड के अंदर। इसको बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ माइंड। हमारे संविधान में लिखा था बाबा अंबेडकर और दूसरे लोगों ने कि हिंदुस्तान के युवा को कैसा चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा युवा जो वैज्ञानिक सोच वाला हो। वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? आपको किसी चीज को तभी मानना चाहिए जब आप अच्छे से जान लें, समझ लें, उसके बिना मानना नहीं चाहिए। अब किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और आप व्हाट्सएप को देख के आंखें चमका रहे हो, अरे ये बात आ गई, देखो व्हाट्सएप में ये बात आ गई, देखो व्हाट्सएप में बात आ गई। ऐसी बातों को कभी मानना नहीं है, हमेशा परखना है। आपके पास गूगल है, गूगल से आप चेक कर लें, क्रॉस चेक कर लें, किसी से पूछ लें, उसके बाद किसी चीज को आपको मानना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अलग तरह की होगी, जैसी अभी है वैसी नहीं होगी। आप जीवन में हो क्या? आप दो चीजें हो, ये शरीर नहीं हो, ये तो खत्म हो जाएगा एक दिन, ये आपको मालूम होना चाहिए, लंबा नहीं चलने वाला। आप क्या हो? आप टाइम और एनर्जी। एक तो टाइम हो, उसमें कुछ एनर्जी है, भगवान ने आपको एनर्जी दी है, और एक टाइम दिया है। आपके पास दो ही चीजें हैं, आपकी एनर्जी और आपका टाइम। आप अगर दोनों का ठीक से बैलेंस कर पाते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं कई बार वीडियो में देखता हूं, एक आदमी हवाई जहाज के ऊपर चढ़ के, चलती हवाई जहाज के ऊपर चढ़ता हुआ हाथ हिलाता, ऐसे चलता है। हमारे जैसे ही आदमी, हमारे जैसे हाथ पांव में कहां से कॉन्फिडेंस आया, कहां से एनर्जी आई? आप देखते हो ना कई लोगों को, एक आदमी को तो मौत के कुएं में ऐसे गाड़ी चलाता। आप चला सकते हो? आपके जैसे ही हाथ पांव है, उसने अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को बैलेंस किया और वो सीख गया, उसके अंदर मौत के कुएं मोटरसाइकिल चलाता। कल मैं मोलासर डीडवाना में एक लड़के के साथ था, सहदेव शर्मा उसका नाम, कैसा भी सांप वो पकड़ लेता है। मैं मिलने गया तो मेरे लिए गिफ्ट में लाया, मैं मिलवाता हूं आपको सांप से, है ना। आपके जैसा युवा है, उसने कुछ सीख लिया, अपनी एनर्जी को, टाइम को यूज किया, कोई स्किल डेवलप की, और वो आराम से काले सांप को पकड़ लेता, जाके जैसे बच्चों को पकड़ के लाते हैं वैसे। बाहर लड़कियां कुछ अभी ट्राई कर रही थी, वो पिल्ले हैं, कुत्ते गए, उनको हाथ लगाने की सेल्फी ले रही थी। वो इसलिए ले रही थी कि उनको समझ में आ गया कि ये काटेगा नहीं, छोटा है, इससे डर नहीं लगता, उनको जानकारी आई। ऐसी जानकारी अगर आपको सांप के बारे में आए कि 95% सांप जो है वो काटते नहीं है, वो किसान के दोस्त हैं, किसान के फ्रेंड्स हैं, वो चूहे खाते हैं, इस कारण फसल होती है। अगर आप उनको जान लेंगे तो आपको डर कम लगेगा कि बहुत सारे सांप जहरीले होते ही नहीं। जब आप जान लेंगे तो उससे डर कम होगा। ऐसी जीवन की सारी चीजों को जो जो आप जानेंगे, परखेंगे, और आपके अंदर का युवा निकलेगा और आपकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी। आप सारे दिन की एनर्जी को व्हाट्सएप में निकाल सकते हो, आप दिन में डांस कर सकते हो। मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप क्यों यूज कर रहे हो, आप डांस कर लो जब बेचैनी होती है तो आप अपनी एनर्जी को कहां काम में लेते हो, ये डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कैसा होगा। बाकी ये जो एग्जाम वगैरह है ना, मैंने सारी जिंदगी में सब एग्जाम पास कर रखे हैं, ये सब मजाक है, खेल है, इनमें कुछ नहीं। आपको ऐसे भारी लग रहा है क्योंकि आपने कभी इन पर ढंग से ध्यान दिया नहीं, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को ठीक से यूज नहीं किया। जब यूज करोगे तो आपको पटवारी के एग्जाम से भी सरल एग्जाम लगेगा आईएएस का। यार पटवारी में ज्यादा जोर आ रहा है, आईएएस सरल है। एक ही कारण है, योर टाइम एंड एनर्जी, उसको आप बैलेंस करके चलोगे तो बहुत चीजें सरल लगेगी। जिस दिन हिंदुस्तान का युवा टाइम और एनर्जी को ठीक से यूज करने लगेगा, उस दिन हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और युवा के अलावा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा नहीं, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। और मुझे अच्छा लगा, मैं आज इस कार्यक्रम में आया इसीलिए था कि मुझे बताया गया कि वहां युवा है। बुजुर्गों का कार्यक्रम होता तो शायद मैं नहीं आता। मुझे संत महात्मा मिले, बहुत बढ़िया, उनकी कथा चल रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कथा कैसी लगी मेरी, कार्यक्रम कैसा था। मैंने कहा कार्यक्रम ठीक था, लेकिन इसमें बूढ़े लोग ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा बूढ़े लोग तो आते ही हैं कथा में, तो वही आते हैं। मैंने कहा बाप जी यहाँ 70-80 साल के बूढ़े लोग आ रहे हैं, जिनके पास जीवन में अब करने को कुछ बचा नहीं है, और आप उनको सिखा रहे हो जीवन अच्छा कैसे जीना चाहिए। तो आपके सामने अगर युवा बैठे होते, 13-14 साल के बच्चे, उनको आप समझाते जीवन की सही दिशा क्या होती है, कैसी होनी चाहिए, तो शायद आपकी कथा का कोई अर्थ निकलता। एनीवे, मेरी कथा का कोई अर्थ निकला? आपको खूब सारी शुभकामनाएं, और मुझे वाकई में
मुझे जोधपुर जाना था, मैं यहाँ घूम के आ गया आपके पास में। अब मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन लोगों ने कार्यक्रम किया, जिन्होंने डांस किया, खासकर जो रावण बने उन्होंने जो डांस किया, वंडरफुल। और जो लड़कियां दोनों थी जिन्होंने साउथ इंडियन स्टाइल में डांस किया था, दैट वाज आल्सो वेरी वंडरफुल। और जो भी दूसरे लोग यहाँ आए जिन्होंने युवा समाज, बार बार ये आग्रह करूंगा, जो भी मन में इसको बोलना सीखो, लिखना सीखो, बाहर निकालो। पता नहीं आपके अंदर किसके अंदर विवेकानंद छुपा हुआ है, किसके अंदर दयानंद छुपा हुआ है, आपको पता तो है नहीं। अब ये बंदी मुट्ठी चली जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी, उसको बचाना। और एक और बात जो मैं सोच के आया था, आपको पता है आपकी आंखें कितनी है? सबको पता तो है ना। एक्चुअली आपकी 3 आंखें होती है, आपकी आंखें 3 होती है। भगवान ने आपको 3 आंखें देकर भेजी, एक 2 बाहर है, एक यहाँ अंदर है, इस जगह। यहाँ आप साइंस में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। और शिव जी का तीसरा नेत्र जो बोलते हैं ना, वो बीच में यहाँ होता है। वो कब खुलता है? वो तब खुलता है जब आप पूरी तरह से दोनों आंखों को बंद करके पूरा ध्यान लगाते हैं और जीवन के बारे में ठीक से सोचते हैं और इस आत्मा और परमात्मा को आपस में कोऑर्डिनेट करवाते हैं। उस समय में वो खुलना शुरू होती है। और जब वो तीसरी आंख खुल जाती है, उसके बाद में आपको छोटी छोटी चीजें, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, लड़ाई झगड़ा, ये सब पसंद नहीं आता, आप हंस देते हो। आपको कोई गाली निकालता है, आप हंस के चल देते हो जब आपकी तीसरी आंख खुल जाती है। पूरी तरह से कुछ महापुरुषों की खुली है हमारे यहाँ पे, जैसे जाम्बू जी को हम जानते हैं, जसनाथ जी को जानते हैं, दादू महाराज को जानते हैं, दरियाल जी को जानते हैं। इनकी तीसरी आंख खुली थी, इसलिए इनके पास बहुत सारी बातें थी। ईश्वर करे कि आप में से बहुत सारे लोगों की तीसरी आंख खुले, वरना ऐसे कोशिश करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, वरना वो आंख को ऐसे ही लेके जाओगे, लोग फिर कपाल क्रिया करके घी डाल देंगे, कोई तो खुली नहीं, पूरी ऐसे कैसे रह गई। कोशिश करना कि जीवन में खुले। और गौरलाल जी काशन जैसे गुरु आपके साथ हों, शंकरलाल जी, कैलाश जी, भाई मनीष जी, भाई झा साहब, सबको मैंने आज बड़े प्रेम से सुना। आज मैंने पूरा दिन इसी के लिए रखा था कि बाकी काम बाद में करूंगा, आज मैं आपके साथ रहूंगा। आप सबको मैंने सुना, चरण साहब को भी हम सुनेंगे, प्रिंसिपल साहब को। थैंक यू सुरमई, आज यहाँ मुझे बुलाने के लिए। और थैंक यू पूरा चरण साहब को ये व्यवस्था बनाने के लिए। नागौर में हॉल अच्छा बन गया कि यहाँ कार्यक्रम अच्छे से हो सकते हैं। आप सबके अंदर विराजमान दयानंद, कृष्ण, राम, सब आपके अंदर विराजे हैं। उन सबको प्रणाम करते हुए मैं आपको नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत ही